गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आप देख रहे हैं ये 10 फरवरी, ठीक है, कि शिफ्ट सेकंड 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस देख रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके द्वारा भेजे जाते हैं वही क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ पर स्क्रीन में दिखाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को बेहतर समझ में आएगा और अच्छा प्रयास लगे हमारी ओर से। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इसमें पूछा गया था कि फिल्म RRR, जिसे हम RRR के नाम से जानते हैं, लेखक का क्या नाम है? तो वो है KV विजयेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी में हम समझें क्वेश्चन के बारे में, यानी RRR के बारे में, तो इनके लेखक जो थे विजयेंद्र प्रसाद हैं, जिन्हें KV विजयेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहानी लिखी, जबकि SS राजमौली जो है, जिन्हें SS राजामौली के नाम से भी जानते हैं, राजमौली भी कह सकते हैं, वो इस फिल्म के निर्देशक हैं। और इन्होंने पटकथा भी इसकी तैयार की है, जो स्क्रीन प्ले होता है जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि RRR, जिसका अर्थ है राइज रोर रिवॉर्ड, आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि RRR का फुल फॉर्म क्या था। तो इस 2022 की तेलुगु फिल्म थी ये। ठीक है, सॉरी तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। ठीक है ना, एक्शन ज़्यादा दिखाया गया इसमें, और इसे SS राजामौली ने लिखा और निर्देशित किया, मतलब डायरेक्टर हैं यही। ठीक है। फिल्म दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू, जिसे रामचरण ने निभाया है जिनका किरदार, और यहाँ चरण लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो और दूसरा, और कोमाराव भीम रामाराव के बारे में एक काल्पनिक कहानी है, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें NT रामाराव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट, ओलिविया मारिश और अजय देवगन जी हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो है अनुच्छेद 25, यानी 25, आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यह मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इससे जुड़ी कुछ खास बातें, उन पर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं और ध्यान देते हैं कि यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। इस अधिकार के तहत धर्म के अनुसार दिए गए कार्य भी शामिल हैं। बात करें अगर इसमें, इस अधिकार के तहत धार्मिक संस्कृति, उपासनाओं की पद्धतियों की क्या है? गारंटी है। नेक्स्ट, अगर देखें कि इस अधिकार के तहत राज्य को किसी भी धर्म के कार्यों में दाखिल नहीं देना चाहिए, और इस अधिकार के तहत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पंचवर्षीय योजना से था, और इसमें खष्टम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को के रूप में जाना जाता है, तो आवर्ती के रूप में जाना जाता है। भारत में आवर्ती योजना 1978 में शुरू की गई थी। आवर्ती योजना की अवधारणा को गुन्नार माइडल ने बनाया था 1980 में। सत्ता में आने पर इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से क्या कर दिया था भाई? खारिज कर दिया था। और यह एक छठी योजना, मतलब और एक नई छठी योजना बनाई गई थी। इसलिए इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों संशोधित किए गए हैं। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अगर अनुच्छेदों की बात करें तो वो हैं हमारे 448। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद थे, शायद दोबारा से लिख गया ये। संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल हैं, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। बात करें 100 संशोधनों के बाद से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई। संविधान भारत का क्या है? सर्वोच्च कानून है, और यह एक दस्तावेज है जो राजनीतिक संरचनाओं, शक्तियों और सरकार के कर्तव्यों के लिए कानून प्रदान करता है। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया
वो ये था कि इसमें एक मतलब नेक्स्ट इससे बन सकता है जो चीज़ें हैं जो इसके बारे में, संविधान के बारे में, कि यह एक नागरिक के मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य शामिल हैं। मतलब इसमें भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया भाई, लागू हो गया था। बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट की कि 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेडियम यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा ये पूछने का प्रयास किया गया है, तो वो था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है भाई। अगर बात करें इसमें पॉइंट्स की कि 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे को हराया, जबकि महिला फाइनल में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को क्या किया भाई, पराजित किया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र मिलते हैं बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, ये यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि तीरंदाजी में पीले रंग के बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 10 अंक मिलते हैं, ठीक है। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर 10 अंक मिलते हैं। यह तीर से हासिल होने वाला सबसे ज़्यादा स्कोर है। बात करें अगर तीरंदाजी में कैसे स्कोर किया जाता है उसके तरीके पर, तो पीले रंग के छल्ले 10 और 9 अंक देते हैं, लाल रंग के छल्ले 8 से 7 अंक देते हैं, नीले रंग के छल्ले 6 और 5 अंक देते हैं। बात करें अगर काले रंग के छल्लों की, तो 4 और 3 अंक देते हैं, जबकि सफ़ेद रंग के छल्ले 2 और 1 अंक देते हैं। मुख्यमंत्री ने एक योजना मतलब थी मुख्यमंत्री की बाल विकास के ऊपर, उसके तहत क्वेश्चन पूछा गया था। उसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया है। मतलब इस तरीके से टूटा फूटा जैसा आप लोगों ने बताया है, हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास फिलहाल किया है। तो देखिएगा, समझिएगा और प्रयास करिएगा कि मतलब हमने पूरी वैसे कोशिश की है आपको बताने की। बाकी आप खुद तो यहाँ पर पूर्णतः कोशिश की गई है आपसे कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन को लाया जाए। अगर बात करें यहाँ पर कि किस ये तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इस योजना का मकसद जो है वो बाल देखभाल संस्थाओं को छोड़ने वाले बच्चों और अनाथ बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक मदद देना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि 2011 की जनगणना के तहत था कि जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो बात करें अगर 2011 की जनगणना की, तो उसके अनुसार जो भारत का घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके और अगर पॉइंट्स की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं है। बात करें 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी, लेकिन फिलहाल नहीं हुई है। आप लोग राजनीतिक विचारधाराओं को देखते होंगे कि वो लोग कुछ चाह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना हो,
इस हिसाब से अभी भी जनगणना नहीं हो पाई है, जबकि जनगणना का जो नियम होता है कि हर 10 साल में होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि जनगणना पर ही आधारित था, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। यह कौन सा राज्य है, तो हम कह सकते हैं हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात, या हिंदी में अगर हम बात करें तो बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 834 महिलाओं का अनुपात है। 1000 में 834 महिलाएं, 2011 की बात है। मतलब इसका मतलब अर्थ यह है कि 0 से 6 आयु वर्ग के लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात क्या है, सबसे कम है। बाल लिंग अनुपात के बारे में मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। परिभाषा क्या है, तो वो है कि भाई जो बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 वर्षों पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। भारत का समग्र बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना 919। उच्चतम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी इसके 972 है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई, तो 1993 में। बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि PMRY है, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बात करें यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकारें PMRY को प्रायोजित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो वो थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थी। बात करें इसमें अगले पॉइंट की, वो है 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने और नीति आयोग नामक एक नए निकाय द्वारा इसके प्रतिस्थापन की घोषणा की। ये क्वेश्चन आपका एक बायो का पूछा गया था कि साइटोप्लाज्म मुख्यतः किस चीज़ से बना होता है, तो जल, प्रोटीन और नमक से। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो वो थे रुडोल्फ वॉन कोलिकर। साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के अंगक तैरते रहते हैं। बात करें अगर साइटोप्लाज्म कोशिका की आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करता है, यह कोशिकाओं में बफर का काम करता है और साइटोप्लाज्म की परिभाषा पर अनेक प्रकार के मतभेद भी रहे हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर लिखा है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, कौन सा है, तो भैया इनके कई सारे नृत्य हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से चुनना होगा। तो पहला मान जैसा है दलखाई, ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, इसके बाद डंडा नाटा, मेधा नाचा, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी हमारे उड़ीसा के नृत्य हैं। बात करें अगर यहाँ पर दलखाई नृत्य की उत्पत्ति तो उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई थी, या हुई है हम कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोकनृत्य रूपों में से एक है। यह आमतौर पर दशहरा, भाईजिंटिया, फागुन पुनी, नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य रूप का विशेष विषय राधा और कृष्ण, रामायण और महाभारत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा GDP से संबंधित था, ठीक है, कि भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बात करें अगर इसमें कुछ जानकारी की, तो जो कि पहला पॉइंट अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम CSO के नाम से जानते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत की GDP की गणना, व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकी रिकॉर्ड रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक संकेतों में से क्या है भाई, एक है।
तो यहाँ तक आपके जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको जानकारी देने वाली क्लास लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो ध्यान देंगे। बात करते हैं अगर इसमें हिंदी में, तो हिंदी में आपके गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि लगभग हर शिफ्ट में बन रहा है। बहुवचन से कोई क्वेश्चन नहीं था, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे देखने को मिले, मुहावरों से 1 क्वेश्चन, पैराजंबल से भी 1 क्वेश्चन, विलोम शब्द से भी 1 क्वेश्चन, तद्भव तत्सम से भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन, रचनाओं से 1 क्वेश्चन और 1 शब्द से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ की, तो मैथ से प्रतिशत में 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 3, CISI से 2 से 3 क्वेश्चन, औसत से 2 क्वेश्चन और ज्यामिति से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। DI से कोई क्वेश्चन नहीं, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, LCM SCF से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 2, रेशियो से कोई क्वेश्चन नहीं, पाइप सिस्टम से भी 0 क्वेश्चन यानी कोई क्वेश्चन नहीं, ट्रेन से 1 क्वेश्चन और एज से भी कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। बात करें टाइम एंड वर्क की, तो उससे 1 क्वेश्चन, 2D से भी 1 क्वेश्चन और टाइम और स्पीड से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला अगर हम ध्यान दें रीजनिंग की ओर, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से आपका 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज से भी 1 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी 3rd शिफ्ट की होगी, ठीक है। आज कुछ देरी हो गई थी, किसी कारणवश कुछ काम लग जाने के कारण मैं क्लास टाइम पर नहीं ले पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उतना ही प्यार दें इस क्लास को भी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।